क्वेश्चन ये है कि एटम शब्द किसने दिया। अब क्वेश्चन आता है ये एटम है क्या। देखो आप लोगों को मैंने कल बताया था कि दोस्तों कोई भी पदार्थ हो, जैसे बात करते हैं ये लोहा ही ले लो, ये लोहे का रॉड है, कोई लोहे की रॉड है, तो मैंने बताया था कोई भी पदार्थ हो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल यानी कणों से मिलकर बना होता है। अब इस कण को, पार्टिकल को हमने कोई नाम नहीं दिया था कि इसको एटम बोलेंगे या क्या बोलेंगे। तो दोस्तों अलग अलग व्यक्ति ने इन कणों के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कणाद जी, इन्होंने बताया कि पदार्थ को जब हम लोग और डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को छोटे छोटे कण मिलते हैं जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने उन कणों को क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करें, डेमोक्रिटस है ना, ये एक व्यक्ति थे, इन्होंने इन पदार्थ को क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। तो इन छोटे कणों के लिए एटम शब्द किसने इस्तेमाल किया? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेमोक्रिटस, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि परमाणु यह शब्द किसने दिया, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी इंग्लिश ऐसे आएगी, कैसे आएगी, ये वाला शब्द किसने दिया, तो ये वाला शब्द किसने दिया? महर्षि कणाद जी ने दिया। आ गई बात समझ में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे और हम लोग डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे कि ये एटम होता क्या है, एटम के अंदर भी क्या कोई और चीज पाई जाती है या एटम सबसे छोटा है, सारी बात करेंगे। बहुत अच्छा आप लोगों का चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है एटम के बारे में। दोस्तों ये चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये चीज क्लियर हो चुकी थी। अब इन पार्टिकल्स को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग नाम दिया, किसी ने एटम बोला, किसी ने परमाणु बोला। तो दोस्तों 1808 में जॉन डाल्टन साहब नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने बताया कि इन छोटे छोटे कणों के बारे में मैं आपको और भी चीजें बताता हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई। इसे बोला गया एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले बात तो इन्होंने क्या बताई कि सुनो, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, छोटे छोटे कण है, उसके लिए जो मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, मैं वही शब्द इस्तेमाल करूंगा जो डेमोक्रिटस साहब ने दिया था, क्या? एटम, है ना। हिंदी में आप लोग फिर इसको परमाणु भी बोल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं इस एटम, परमाणु के बारे में आप लोगों को कई चीजें बताऊंगा। कैसे? तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, है ना। जैसे इन्होंने बताया कि ये एटम है ना, इसको और डिवाइड नहीं कर सकते, ये इंडिविजिबल है, ये टूट नहीं सकता, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सर इन्होंने एक ही बात बताई क्या? नहीं दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी बात बताई। आइए सारी बात जानते हैं। तो उन्होंने 1808 में दिया था। कोई बोलते हैं सर 1803, आप लोग एनसीईआरटी में जाके देख सकते हो, 1808 यहां पर दिया हुआ है। चलिए सर इन्होंने क्या क्या बात बताई? तो उन्होंने बताया सर कोई भी मैटर हो, जितने भी मैटर है, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। और इन्होंने उस कणों के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया? एटम, जो डेमोक्रिटस साहब ने किया था। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बताया एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी उसको और डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा है। जब भी कोई रिएक्शन होती है, जैसे मान लीजिए आपने पदार्थ, एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से रिएक्शन कराई मान लो, और कोई तीसरा पदार्थ बना। मेरी बात समझिए दोस्तों, ये पदार्थ भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जिसे एटम बोल रहे हैं। ये भी मिलकर बना होगा और ये भी मिलकर बना होगा। तो ये बोल रहे हैं कि एटम ना ये टूटा है ना कोई नया एटम बना है, ये आपस में रीअरेंज हो गए। जैसे मान लो ये लाल कलर के एटम है, मान लो ये काले कलर के एटम है या नीले कलर के एटम है, या आपस में ऐसे जुड़ गए, कोई नीला लाल जुड़ गया, कोई लाल लाल जुड़ गया। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ये बात मैं नहीं बता रहा, ये बात हमको किसने बताई? ये बात हमको बताई जॉन डाल्टन साहब ने। जॉन डाल्टन साहब ने और बात बताई। ठीक है सर, और क्या बताई? कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, कि किसी तत्व के जो परमाणु होते हैं ना, सभी परमाणु वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लोहे के जितने भी एटम है, लोहे के जितने भी एटम है, परमाणु जो है, उनका द्रव्यमान बिल्कुल एक जैसा होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 ग्राम का ये है तो ये भी 1 ग्राम का, ये भी 1 ग्राम का, ये भी 1 ग्राम का। अगर ये बहुत रिएक्टिव है तो ये भी बहुत रिएक्टिव, ये भी बहुत रिएक्टिव, ये भी बहुत रिएक्टिव। इन्होंने बताई, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है।
दूसरी बात इन्होंने बताई, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे कार्बन का एटम हाइड्रोजन के एटम से बिल्कुल अलग होगा, हाइड्रोजन का एटम क्लोरीन के एटम से अलग होगा, क्लोरीन का एटम फ्लोरीन के एटम से अलग होगा, फ्लोरीन का आयोडीन से अलग होगा। बात समझ में आ गई? इन्होंने जो बात बताई सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इन्होंने बताया कि एटम्स कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे दोस्तों कोई भी कंपाउंड लो, जैसे ये अमोनिया लो, तो अमोनिया किससे मिलकर बना हुआ है? नाइट्रोजन के एक एटम से और हाइड्रोजन के 3 एटम से मिलकर बना है। ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रोजन का है ना आधा एटम जुड़े, हाइड्रोजन के 1.5 एटम जुड़े, हमेशा होल नंबर एक पूर्ण संख्या में ही ये जुड़ेंगे। आई बात समझ में? है ना। एक मौली बरेलो नाम का व्यक्ति है, वो बोल रहा है रिकॉर्ड क्लास और हंस रहा है, ही। तुम ऐसे हंसते रह जाओगे, जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना तो सारे बच्चे तो हंसेंगे, ही मेरा सिलेक्शन हो गया। उस समय आप लोग रोगे, अगली बार मोदी ऐसा करता है, मोदी वही करता है, ये सरकार ऐसी है, वो ऐसी है, रेलवे बोर्ड ऐसा है। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, ये चीज आपने बता दी। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ, जैसे ये आपका सिंबल किसका है? ये सिंबल किसका है बताइए? तो इन्होंने कुछ सिंबल दिए। आज आप लोगों को पता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम लोग H यूज करते हैं, फॉस्फोरस के लिए P यूज करते हैं, मरकरी के लिए Hg यूज करते हैं, सिल्वर के लिए Ag यूज करते हैं। वैसे स्टार्टिंग में जॉन डाल्टन साहब ने तत्वों के अलग अलग सिंबल दे दिए। जैसे सिंपल एक सर्किल हो तो ये ऑक्सीजन का सिंबल है, सिंपल एक सर्किल हो और बीच में एक डॉट हो तो ये किसका सिंबल है बताइए? हाइड्रोजन का सिंबल है। सिंपल एक सर्किल हो और बीच में से मर्सिडीज वाला साइन हो, ये फॉस्फोरस का सिंबल है। सिंपल एक सर्किल हो, बीच में इसको 4 भागों में बांट रखा है, ये किसका सिंबल है? सल्फर का है। तो सिंपल एक सर्किल और उसके सरकमफ्रेंस परिधि पर ऐसे छोटे छोटे बिंदु हो तो ये आप लोगों का मरकरी का सिंबल होता है। सर मुझे कौन से सिंबल ध्यान रखना है? दोस्तों आपको ये 12 सिंबल है जो ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये क्लास 9 की एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है। कभी आप लोगों से पूछ लेगा बताओ ये सिंबल किसका है, तो ये लेड का सिंबल है। ठीक है, ये सर्किल और इसमें सी, ये कार्बन का सिंबल नहीं है, कॉपर का सिंबल है। कार्बन का सिंबल कैसा होता है? एक सर्किल और उसमें आप लोगों का ब्लैक कलर से भरा हुआ, देखो ये वाला सिंबल हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो 12, अब देखो मरकरी और गोल्ड का सिंबल बिल्कुल एक जैसा दिखता है कि ठीक है, मरकरी में भी सरकमफ्रेंस परिधि पे से छोटे छोटे डॉट है, यहां पर भी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में क्या है? जी है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। अब दोस्तों एटम होता क्या है हम सभी को पता है, लेकिन दोस्तों अलग अलग व्यक्तियों ने इस एटम के बारे में और कुछ चीज बताई। किसी ने बोला कि नहीं एटम ऐसा होता है, किसी ने बोला नहीं एटम ऐसा होता है। दोस्तों जॉन डाल्टन साहब ने एटम के बारे में क्या बताया था? जॉन डाल्टन साहब ने एटम के बारे में क्या बताया था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, अविभाज्य है, ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। तो इन्होंने बेसिकली इनका जो मॉडल है इन्होंने सबसे पहले बताया एटम के बारे में। तो लेकिन जॉन डाल्टन तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, जॉन डाल्टन साहब ने जो मॉडल दिया था इसको सॉलिड स्फीयर मॉडल भी बोल सकते हो, एक ठोस गोला मॉडल भी बोल सकते हो। बेसिकली इन्होंने बता दिया एटम ऐसे छोटे छोटे से कण है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पाया जाता। दोस्तों उसके बाद में आए एक व्यक्ति जे थॉमसन या जे थॉमसन। दोस्तों इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तहत यह पाया कि एटम के अंदर, परमाणु के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश, और उन्होंने इन पार्टिकल को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में जो एटम है, एक एटम जो होता है ना उस पे टोटल आवेश कितना होता है? 0 होता है। तो इन्होंने ये संदर्भ निकाला, उन्होंने बोला कि सुनो एटम कैसा होता है मैं बताता हूं कि जो एटम है ना, परमाणु है, उस पे पूरे पे होता है पॉजिटिव चार्ज, धनावेश। यानी एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, धनावेशित गोला है, और उसमें बीच बीच में ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे फंसे हुए हैं। इसे हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
जे जे थॉमसन साहब के बाद में आए रदरफोर्ड। इन्होंने बोला कि नहीं, आप बोल रहे हो कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है, जो धनावेश है, पूरा बिखरा हुआ है। उन्होंने बोला नहीं, एटम के अंदर अगर कोई पार्टिकल है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिन पे धनावेश है, वो सब जगह फैला हुआ नहीं है, वो बहुत लिमिटेड स्पेस में है सारे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल, जो बेसिकली प्रोटॉन है। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिन्हें प्रोटॉन बोलते हैं। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स है, जो प्रोटॉन है, वो आपके एटम में हर जगह नहीं होते, केवल बीच में ही बहुत लिमिटेड स्पेस में मिलेंगे। और इन्होंने इस लिमिटेड स्पेस को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया, यानी नाभिक नाम दिया। और इन्होंने बताया कि सुनो, इलेक्ट्रॉन्स भी तो पाए जाते हैं एटम के अंदर, तो इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर, यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, इनका ये मॉडल है ना, वो सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना मेरी बात को। जैसे मान लो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, यानी जब भी कोई आवेशित कण एक सर्कुलर मोशन करता है, एक वृत्तीय पथ पे गति करता है, तो उसकी एनर्जी खत्म होती रहती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रगति डहानी। पथ पे गति करता है तो उसकी एनर्जी खत्म होती रहती है। तो हमने इनसे पूछा कि आप बोल रहे हो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है क्या? क्या आवेश है क्या? बताओ, है क्या? हां, तो अगर कोई आवेशित कण सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय पथ पे गति करता है, तो उसकी एनर्जी खत्म होती रहती है। तो क्या इसकी भी होगी क्या? ये बोले हां 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 होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसकी धीरे धीरे एनर्जी खत्म होगी और न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स बैठे हैं, प्रोटॉन बैठे हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसके पास एनर्जी है नहीं, तो ये धीरे धीरे क्या प्रोटॉन की ओर आकर्षित होगा, क्या न्यूक्लियस में घुस जाएगा, फिर तो एटम बचेगा ही नहीं, एटम स्टेबल ही नहीं होगा। तो बेसिकली जो रदरफोर्ड साहब थे, वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। ठीक है। इसके बाद में आए नील्स बोर साहब। इन्होंने बताया, मैं बताता हूं शानदार चीज। हमने बोला क्या? इन्होंने यह बताया कि यार, जैसे मान लो ये एटम है, ये परमाणु है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, नाभिक है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर नहीं लगाते। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और अगर जिस कक्षा में वो चक्कर लगा रहे हैं, फिर उनकी एनर्जी फिक्स रहती है। क्लियर है? जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उसकी एनर्जी फिक्स ही रहेगी। ठीक है। अब हमने इनको बोला कि चलो, अगर हमने इनको एनर्जी दे दी तो क्या होगा? तो बोले कि अगर एनर्जी आपने दे दी तो ये ज्यादा एनर्जी वाले कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, जो बाहर, इससे और बाहर वाली कक्षा में आ जाएगा। हमने बोला कि अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने निकाल ली, फिर क्या होगा? इन्होंने बोला कि अंदर वाली कक्षाओं में चक्कर लगाने लग जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग चक्कर, ड्यूरिंग मोशन, ये एनर्जी नहीं निकलेगी इसकी। आगे ही बात समझ में। इन्होंने बोला कि अगर किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वो उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी वाले कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इसके बाद में श्रोडिंगर, जो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहला मॉडल किसने दिया? जॉन डॉल्टन साहब ने दिया, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। फिर उसके बाद में जे जे थॉमसन साहब आए। तो करेक्ट आंसर क्या? मैं ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दूं? बोलो हाँ या ना। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्या है? हमको पता पड़ा एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली एक सब एटॉमिकल पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब एटम के अंदर पाया जाने वाला पार्टिकल। ठीक है। और इस पे कोई आवेश भी होता है क्या? हां दोस्तों, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, ये छोटा सा पार्टिकल्स की बात करें, इस पे आवेश भी होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्लस में, माइनस में, नेगेटिव। आगे बात समझ में? क्लियर है? तो ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है विद द नेट चार्ज विच इज नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने बताया कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर में बताया, जे अरे विच थॉमसन क्या गया, देखो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा तो कई जगह भारत में बोलते हैं जे का कर रहा है, तो जे का मतलब विच ले लिया इन्होंने, जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे आगे आ जाओ। अब मैं एटम के अंदर फाइनली हमको पता है इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। क्या सबके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं क्या कि इसकी डिस्कवरी किसने करी, कब करी? बताओ। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ये डिस्कवरी किसने करी? सर ये करी जे थॉमसन साहब ने। सर कौन से वर्ष में करी? 1897 में करी। याद रख लोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि देखो बैठे बैठे तो सपना आया नहीं होगा इन्हें कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, नहीं, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। क्या उस एक्सपेरिमेंट का नाम बता सकते हो क्या आप लोग? क्या उस एक्सपेरिमेंट का नाम बता सकते हो जिसके तहत ये पाया गया कि यार एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया हो? उस एक्सपेरिमेंट का नाम पता है क्या? बताओ, सोच के बताओ। आगे चलते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन भी पाया जाता है। एक्चुअली में ये पहले सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1886 में गोल्डस्टीन साहब ने। बेसिकली उन्होंने बताया था एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं, जिसे आज के समय हम लोग प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। तो 1917 में इन्हें प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड साहब ने। लेकिन ऐसे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं ये सबसे पहले किसने बताया? गोल्डस्टीन साहब ने बताया। ठीक है, बहुत बढ़िया गुरुजी कि जे थॉमसन साहब ने बताया था एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है दोस्तों। फिर एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये डिस्कवरी कब हुई? 1932 में। किसने करी? जेम्स चैडविक साहब ने। अच्छा मुझे बताइए ये न्यूट्रॉन जो है इसकी डिस्कवरी सबसे लास्ट में क्यों हुई? अच्छा मुझे बताइए ये न्यूट्रॉन जो है इसकी डिस्कवरी सबसे लास्ट में क्यों हुई? दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, आप एक सुनसान गली में रात को जा रहे हो, जा रहे हो 10 साल से जा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, जा रहे हो आ रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो, आज तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब मुझे बताओ आप एक दिन गए, थोड़ी सी फुसफुस की आवाज आई, ऐसी आवाज आई, डर गए आप, आए, फिर नहीं आई, फिर अगले दिन गए, फिर कभी यहां पर आई, तब आप दिमाग लगाओगे यार यहां पर कुछ तो है। इस बेचारे के पास में कोई आवेश था ही नहीं, तो हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे। तो ये अगर कोई इस पे पॉजिटिव चार्ज होता तो ये कुछ दिखाता, पॉजिटिव चार्ज वाले को धक्का मारता, नेगेटिव वाले को आकर्षित करता। इसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास में, इसलिए बहुत लेट पकड़ में आया। अब इधर अंदर एक कोई बैठा था लेकिन वो शरारत ही नहीं करता था, आपको कैसे पता पड़ेगा? आप जा रहे हो आ रहे हो, वो कुछ कर ही नहीं रहा। एक दिन आप भी अंदर घुस गए और भाई ये कौन बैठा है, तब आपको पता पड़ा यार इस गली में ये भी है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चले आगे आ जाओ। जेम्स चैडविक साहब ने किसकी खोज करी? बताओ बताओ। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। जल्दबाजी में न्यूरॉन पे टिक मत कर देना, ये बायोलॉजी वाला न्यूरॉन है ये। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना ऋणात्मक आवेश है? अभी भी मैंने बताया 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। अगर बात करी जाए प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है। कितना? इतना ही, लेकिन पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं। आ गई बात समझ में? चलिए बताओ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? मैंने अभी अभी आपको बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो डिस्कवरी हुई थी वो एक एक्सपेरिमेंट के तहत हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जे थॉमसन साहब ने किया था। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया एटम का?
दोस्तों जे जे थॉमसन साहब को ही जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब इन्होंने बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते कैसे होंगे। तो उन्होंने बताया कि जो एटम है, परमाणु है, वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित एक गोला है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। यह प्लम पुडिंग जैसा लग रहा है क्या? प्लम पुडिंग किसको बोलते हैं दोस्तों? केक या पेस्ट्री आपने खाई होगी या वाटरमेलन आपने खाया होगा। जब वाटरमेलन को आप काटते हो तो रेड रेड आपको नजर आता है ना, और इसमें काले काले बीज होते हैं। तो काले काले बीज तो इलेक्ट्रॉन मान लो, पूरा लाल वाला मान लो आप लोगों का पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, धनावेशित एक गोला। क्लियर है? तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ये किसने दिया? जे जे थॉमसन साहब ने दिया। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे अभी हम लोग वाटरमेलन से याद आया मेरे को, मैं अभी या मतलब पहले कभी भी मैं बाहर अगर गया हूं ना, बाहर का मतलब मैं आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं दोस्तों, वहां पर फ्रूट्स इतने अच्छे होते हैं, सीरियसली बहुत अच्छे। अब सर अच्छा और बुरा आप कैसे बता सकते हो? यहां पर तो दोस्तों अब 90% या 95% वाटरमेलन में बीज ही नहीं आते, तो वो सारे इंजेक्शन वाले, बिना बीज वाले जो हैं। क्लियर? सारे इंजेक्शन वाले हैं। तो मतलब अपन बात करते हैं एक देश में कि यार ये चीज हो, ये चीज हो, इन चीज पे कोई ध्यान नहीं देता। अपन कितना गंदा खा रहे हैं, कितना केमिकल वाला खा रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीजें यार, बाहर की कंट्री है ना, देखो मुझे पता है मैं भारतीय हूं और भाई अपन तो भाई इंडिया के रहेंगे हमेशा, तो अपना ही, लेकिन अपन अपनी बात कोई ना कोई तो किसी को तो सुनाए। आजकल ये हो गया अगर अपन कुछ बात करते ना तो यार नहीं, आप देश में रहते हो, देश के लिए गलत क्यों बोल रहे हो? अरे गलत क्यों बोल रहे हैं? अपन तो बोल रहे कि यार अपने देश में भी ऐसा हो, अपन भी चीजें इंप्रूव करे। अपन फूड वगैरह खा रहे, अगर अपन सही नहीं खाएंगे तो क्या होगा मतलब? ठीक है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है ये सब अपने कैंसर वगैरह जो हो रहे हैं, इतने जो शिकार हो रहे हैं, वो सब यही कारण है। जो चॉकलेट्स वगैरह या कोई भी आप लेज वगैरह कुरकुरे मत खाया करो बिल्कुल भी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इन पे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, बाहर विदेशों में तो उन पे लिमिट है कंपनियों पे कि आप इतने, इससे ज्यादा शुगर नहीं डाल सकते, इससे ज्यादा ये नहीं डाल सकते, इससे ज्यादा ये नहीं डाल सकते। इंडिया में वो सारी जो परमिसिबल लिमिट है वो 10x है, यानी 10 गुना है। यानी अगर कहीं पर बाहर कि 1 ग्राम शुगर अलाउ है किसी पर्टिकुलर इसमें, तो अपने इंडिया में 10 ग्राम शुगर है वो। अब वो खाता कौन है? बच्चे खाते हैं, छोटे बच्चे खाते हैं। तो भाई क्या होगा, उनकी बॉडी इतनी डेवलप ही नहीं है कि वो शुगर का मेटाबॉलिज्म कर पाए या कुछ और चीज कर पाए। समझ में आ गई? तो ये बड़े दिक्कत की बात है। चलो आ जाओ। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई? जैसे जे जे थॉमसन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, वैसे ही दोस्तों रदरफोर्ड साहब ने भी एक एक्सपेरिमेंट करा था। ये से एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली, मतलब सोने की एक पतली झिल्ली ले ली। क्लियर है? आ जाओ दोस्तों, यहां से उन्होंने इन पे कुछ पार्टिकल बरसाना शुरू करे। इन पार्टिकल का नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। सर इस कण के बारे में कुछ बताओ, कितना छोटा होता है, कितना मोटा होता है, कितना आवेश होता है? सर कुछ तो बताओ। सभी बताएंगे दोस्तों। ये जो अल्फा पार्टिकल होता है, इस पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है, मैंने लिख दिया Cp, जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उसका 2 गुना होता है। क्लियर? सर इसका द्रव्यमान कितना होता है? जितना मास प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का वैसे मैं इधर लिख देता हूं कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इतना होता है। तो जितना मास, जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का होता है उसका 4 गुना होता है, वो 4 गुना होता है। मेजर चीज जो आपको ध्यान रखना है, इस कणों पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेशित गोला होता है। ठीक है, इसके सामने दोस्तों एक ये रख दिया। ये बेसिकली क्या है, अगर कोई पार्टिकल इस पे जाएगा ना तो ये ग्लो करेगी, चमकेगी। क्लियर है? अब ये गोल्ड की फॉइल है। हमको पता है गोल्ड भी बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, परमाणु से, ये बात तो हम जानते ही हैं। हम तो बात कर रहे हैं परमाणु के अंदर क्या होता है, इसकी डिस्कवरी हम लोग करने जा रहे हैं। दोस्तों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की हमने बम्बार्टमेंट स्टार्ट कर दी। क्लियर है? मैग, और ये चमकना स्टार्ट हो गई, बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ?
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एटम में से होके गुजर रहे हैं। यानी एटम का अधिकांशतः भाग क्या है? खोखला है। इस चीज से हम लोगों को यह समझ में आई। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात, ये जो पार्टिकल जा रहे थे कुछ ही डेविएट हुए। वो डेविएट क्यों हुए? क्योंकि इस एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। आप क्या भेज रहे हो? पॉजिटिव चार्ज वाला भेज रहे हो, भेज रहे हो, भेज रहे हो, भेज रहे हो, ऐसे जा रहा था। जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये वाला जब यहां पर पहुंचा, पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। ये धक्का लगाएगा, ये दूर जा, तो ये थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा। यानी कुछ जब डेविएट हुए, इससे हमको ये पता पड़ा कि कुछ ही डेविएट हो रहे हैं। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स है ना, वो एटम में सब जगह नहीं है, कुछ ही जगह पे, लिमिटेड स्पेस में। क्योंकि अगर सब जगह होते तो सारे डेविएट होते। ठीक है दोस्तों, लगभग 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स ऐसा था जो जाके सीधे वापस आ गया। ये वापस कब आया होगा? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल जा रहा है, अगर इसके रास्ते में बिल्कुल मुलाकात हो गई पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल से, तो इसको रिपल्शन कर देगा, अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, चल यहां से वापस चल जाएगा। यानी इसका मतलब यह समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल है वो एटम में बहुत कम जगह पे है, बहुत कम जगह पे, एक लिमिटेड जगह पे है। और उस लिमिटेड जगह को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया, नाभिक नाम दिया। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई कि एटम के बीच में एक जगह होती है न्यूक्लियस, नाभिक, वहां पर आप लोगों के क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए, जो रदरफोर्ड साहब ने दिया वो किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं? तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल कैसे रहेगा। इन्होंने बताया कि एटम में ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस अनुसार तो स्टेबल होगा ही नहीं। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो आवेशित कण होते हैं, वो सर्कुलर मोशन के दौरान, वृत्तीय पथ पे गति के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। तो धीरे धीरे इनकी एनर्जी खत्म होगी और इलेक्ट्रॉन बीच में जाके घुस जाएगा प्रोटॉन में। तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आई बात समझ में? चलिए बताए। फिर बोर साहब आए, और बोर साहब ने क्या बताया था वो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ने क्या बताया था वो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। बताओ। बोर के एटम के मॉडल के अभिधारणा के अनुसार, बोर साहब ने जो मॉडल दिया, उन्होंने क्या दिया? अब वापस बताता हूं, टेंशन मत लो। इन्होंने ये बताया कि यार एटम में बीच में तो हो गया न्यूक्लियस यानी नाभिक, और जो जैसे एटम ये रहा परमाणु, परमाणु के बीच में तो हो गया न्यूक्लियस यानी नाभिक, और इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो उन्होंने बोला सारे इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएंगे, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। तो जिनकी एनर्जी कम होगी वो अंदर वाली कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी वो बाहरी वाली कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। ठीक है? और जब वो चक्कर लगा रहे हैं उनकी एनर्जी फिक्स रहेगी। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अब इसके पास में ज्यादा एनर्जी आ गई तो ये बाहरी कक्षा में जाएगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलती है तो ये अंदर वाली कक्षा में आएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन, फोटोन का मतलब, ऊर्जा का फोटोन का मतलब है एनर्जी का पैकेट, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब एनर्जी को अवशोषित करेगा क्या होगा? तो जैसे ही एनर्जी आएगी बाहरी कक्षाओं में जाएगा, क्योंकि बाहरी कक्षाओं में एनर्जी का लेवल ज्यादा है। तो जैसे इसके पास में ज्यादा एनर्जी आई, अब ज्यादा एनर्जी वाली कक्षाओं में चक्कर लगाएगा ये। क्लियर है क्या? तो इट मूव्स टू नेक्स्ट आउटर ऑर्बिट। क्लियर है क्या? अगले ऑर्बिट में जाएगा, अगले बाहरी कक्षा में जाएगा ये। क्लियर है? चलिए बताएं। परमाणु क्रमांक 35 और द्रव्यमान संख्या 80 वाले परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी?
अब दोस्तों परमाणु के अंदर आपको पता पड़ गया, एटम के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब किसकी संख्या कितनी होती है, इसके लिए हमारे पास में कुछ टर्म है। क्लियर है क्या? देखो दोस्तों, एक तो होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक आपको बताता है परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। क्लियर है क्या? द्रव्यमान संख्या, मास नंबर क्या बताता है, उस परमाणु में टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखो परमाणु क्रमांक दिया है 35, यानी उसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 35 है। द्रव्यमान संख्या दी गई है 80, यानी उसके परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग कितना है, 80 है। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 80 में से 35 आप लोग माइनस कर लीजिए, 45 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि सर अगर पूछा जाता परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तब कैसे बताते हैं? देखो दोस्तों, मैक्सिमम जो भी एटम होता है ना, जितने भी परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं, यानी उनपे टोटल कोई आवेश नहीं होता। तो एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश है नहीं, तो न्यूट्रॉन की वजह से तो आएगा भी नहीं, चाहे 10 हो, 20 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो। बात करते हैं प्रोटॉन की वजह से आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे समान आवेश होता है, बस एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर ये उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन 35 तो इलेक्ट्रॉन भी 35। हाँ, वो अलग बात है अगर एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यानी नेगेटिव चार्ज वाला कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया, पॉजिटिव चार्ज कम रह गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है जब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, कोई डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। चलिए बताएं दोस्तों, इस एक तत्व दिया हुआ है x, वहां पर नीचे एक संख्या लिखी हुई है, उसके ऊपर एक संख्या लिखी हुई है। मुझे नहीं पता तत्व कौन सा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कौन सा है मुझे नहीं पता। बस मुझे यह पता है नीचे एक संख्या लिखी हुई, ऊपर एक संख्या लिखी हुई है। दोस्तों नीचे जो संख्या लिखी होती है वो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक को दर्शाती है, ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या को दर्शाती है। तो नीचे जो संख्या है वो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। परमाणु क्रमांक क्या बताता है, प्रोटॉन की संख्या बताता है, यानी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 89 है। ऊपर जो संख्या होती है वो किसको दर्शाती है, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। और मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग बराबर, तो 231। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 231 में से आप लोग 89 माइनस कर लीजिए, 11 में से 9 गए, कितना बचा, 2 बचा, 12 में से 8 गया, 4 बचा, ये तो न्यूट्रॉन तो हो गए आप लोगों के 142, न्यूट्रॉन हो गया 142, प्रोटॉन हो गया 89। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं, बताओगे? मान लीजिए कोई भी एटम आपने लिया, चलो थोड़ी देर बाद में बात करेंगे उस पर, ठीक है? चले आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाँ मौली जी, एक मौली बोल रहा है रिकॉर्ड क्लास। देखो मैं इनको ब्लॉक करके बता रहा हूं कि देखो रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव दी है, ठीक है? कर दिया मैंने, अब दूसरे चैनल पे दूसरे अकाउंट बना के अब आना। आ जाओ, बाह्यतम कोष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी आपने देखा, क्या देखा सर, कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर नहीं लगाते। जैसे मान लो ये एटम है, परमाणु है, उसके बीच में न्यूक्लियस है, कुछ इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगाएंगे, कुछ दूसरी कक्षा में, कुछ तीसरी में, कोई मान लो कोई चौथी में। तो सबसे भारी जो कक्षा है, चाहे वो दूसरी हो चाहे तीसरी हो, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन कम है तो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में भर जाएंगे, किसी में ज्यादा है तो तीसरी कक्षा में आएंगे, कुछ चौथी में आएंगे। तो बाह्यतम कक्षा जो भी हो, अगर किसी में इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ रहे हैं बाह्यतम, तो वो उसकी बाह्यतम कक्षा हो जाएगी। अगर किसी में चौथी तक भर रहे हैं तो वो चौथी बाह्यतम हो जाएगी। दोस्तों बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है वैलेंसी यानी संयोजकता। तो कल जो हमारा चैप्टर होगा ना केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, क्योंकि तभी आपको पता पड़ेगा